क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पिछली जिंदगी से जुड़ा कोई राज आपकी आज की मुश्किलों का हल हो सकता है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे पुराने अनुभव और यादें आपकी मौजूदा जिंदगी को बेहतर बना सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपको नई सोच और नई दिशा दिखा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी लड़की के बारे में बात करेंगे जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अलग अलग टाइप का डर लगता था, फोबिया था, नींद नहीं आती थी, मेंटली बहुत परेशान रहती थी। और उसकी मुलाकात होती है एक डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से। उसको लगता है शायद साइकेट्रिस्ट के साथ बात करने से उसको हेल्प होगी, लेकिन उल्टा ही होता है। उस लड़की की प्रेजेंस से या उससे बात करने से इस साइकेट्रिस्ट की ज़िंदगी बदल जाती है। तो आज हम लोग उसी साइकेट्रिस्ट की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। इस पूरी चीज़ के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया जुड़ा हुआ है। एक बार मैं और डॉक्टर आशीष, हम दोनों जा रहे थे कार से कहीं, तो रास्ते में रेड लाइट सिग्नल पे गाड़ी रुकी और वहाँ पे कुछ बच्चे बुक्स जैसे बेचते रहते हैं वो बेच रहे थे। मैंने सर से कहा, क्या हम ये बुक खरीद सकते हैं? तो सर ने बोला कि मुझे लगता है कि ये कुछ मास्टर्स वगैरह के बारे में होगी बुक। उनका भी एजम्पशन था, उनको क्लियरली पता नहीं था। बट समहाउ मैंने कहा कि ठीक है, ले लेते हैं। पायरेटेड कॉपीज़ थी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी। हमने ख़रीद ली। और पहले मेरी एक हैबिट थी कि जब सर ड्राइव करते थे और हम कहीं 2-3 घंटे की ड्राइव पे जा रहे हैं, तो मैं बुक या कुछ, हम दोनों ऑडियो सुनते थे या मैं कुछ बुक पढ़ती थी और सर सुनते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। तो मैंने उस बुक को, इंग्लिश में थी वो बुक, और उसको ज़ोर से पढ़ना शुरू किया बोल के। और इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि हम लोग गाज़ियाबाद से फरीदाबाद जा रहे थे, पूरा दिल्ली क्रॉस करके। हमने उस बुक को पढ़ा, काफ़ी पेजेस पढ़े, 30, 40, 50 पेजेस। अपनी पूरी ड्राइव में हम लोग फरीदाबाद गए, जिस व्यक्ति से हमें मिलना था उससे मिले। फिर वापस आते समय हमने रास्ते में उस बुक को पढ़ा। फिर हम लोग घर आए, घर आके हमने चाय पी, फिर हमने उस बुक को पढ़ा। रात हो गई, उसके बाद हमने उसको रख दिया और सो गए। और सुबह उठने के बाद चाय के साथ हमने उस बुक को फिर से पढ़ना शुरू किया और उस दिन शाम तक वो हमारी पूरी बुक समाप्त हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब हमने उसको पहली बार पढ़ना शुरू किया था तो किस तरीके से उस बुक ने हम लोगों को हुक कर लिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और जब भी किसी सीरियल के सामने, किसी बुक के सामने ये लिखा होता है कि ये कहानी सच्ची घटनाओं पे आधारित है, तो वो हम लोगों की अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करती है, उस चीज़ के प्रति हम लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो ये भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। अगर आप इसको ऐसे सुनना चाहेंगे कि एक क्लीन स्लेट की तरह, आपका कोई भी बायस नहीं है, आप इसे ना सच मानते हैं ना झूठ मानते हैं, और एक क्लीन स्लेट की तरह आप इसको सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी उतना ही आएगा जितना मेरे ऊपर या सर के ऊपर आया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ये कहानी है एक डॉक्टर की, जो कि साइकेट्रिस्ट है, जो काउंसलर भी होते हैं और लोगों को दवाई देने के साथ साथ उनकी अलग अलग थेरेपीज़ के द्वारा उनका इलाज भी करते हैं। और एक पेशेंट की, जिसका नाम था लड़की का कैथरीन। तो आज हम लोग कैथरीन की और डॉक्टर की कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस ज़िंदगी में या इस जीवन में कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। जब भी कोई वाकया या कोई घटना होती है तो हो सकता है उस समय हमको ना समझ में आए या हमें इंसाइट ना हो या पूर्व आभास ना हो पाए कि ये चीज़ क्यों हो रही है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा धीरज रखते हैं और समय को बीतने देते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप उजागर होती हैं कि ये घटना क्यों हुई थी। शायद आप लोग भी अपने जीवन में इस चीज़ को ऐसे देख पाएंगे कि जब कोई वाकया होता है उस समय ना तो हमको ये पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ना हमें समझ में आता उसका कारण। लेकिन अगर हम धीरज रखें तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप खुल के सामने आती हैं और तब हमको पीछे जाके उस घटना की या उस वाकये की इम्पॉर्टेंस या
उसकी जो अहमियत है वो भी समझ में आने लगती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कैथरीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं कैथरीन से मिला था उस समय मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया था कि कैथरीन से मिलने का मेरा पर्पज़ क्या है। उस समय मैं पहली बार कैथरीन को मिला था 1980 में, तो मतलब ऑलमोस्ट 45 इयर्स बैक। 1980 में मेरा जन्म हुआ है, तो ऑलमोस्ट 44 इयर्स पीछे हम लोग जाते हैं, तब ये कहानी शुरू होती है। जिस समय कैथरीन डॉक्टर साहब से मिलने आई थी उस समय वो बड़ी परेशान थी। उसको बहुत सारी चीज़ों से डर लगता था, उसको पैनिक अटैक आते थे, मतलब एकदम घबराहट शुरू हो जाती थी, पसीना आ गया, नर्वसनेस हो गई, रात में नींद नहीं आती थी, वो बहुत परेशान थी। तो उसको ऐसा लगा कि उसको किसी काउंसलर की या किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। जिस समय कैथरीन आई थी उस समय वो 27 ईयर्स ओल्ड की थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उससे पहले ये जो चीज़ें हो रही थी ये उसके साथ पहले से हो रही थी कैथरीन के साथ। ये जो एंजाइटी थी, फोबिया था, बचपन से। लेकिन अभी कुछ दिनों से इन चीज़ों ने कैथरीन को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। पहले भी होती थी, बचपन में भी होती थी, लेकिन अभी कैथरीन बहुत ज़्यादा पैरालाइज हो गई इन चीज़ों से। मतलब अब ऐसा हो गया था कि नॉर्मल ज़िंदगी जीना, रोज़मर्रा की लाइफ को जीना भी मुश्किल हो रहा था। कैथरीन बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी। और ऑब्वियस सी बात है कि जिस समय वो डॉक्टर साहब से मिलने आई उस समय जिसे कहते हैं कि ट्रॉमेटाइज्ड थी। ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा परेशानी में है, रोज़मर्रा की जीवन जो है वो भी बहुत मुश्किल हो गया था, डिप्रेस्ड भी थी इसकी वजह से। चूँकि इमोशंस काबू में नहीं थे इसलिए एक तरह का डिप्रेशन भी चल रहा था रोज़ के जीवन में। अब जहाँ कैथरीन एकदम डरी हुई, इमोशनली परेशान, डिप्रेस्ड थी, जो डॉक्टर हैं उनकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी वो जी रहे थे, दो बच्चे थे, एक स्टेबल करियर था उनका, सब कुछ जैसे कहते हैं लाइफ में हर चीज़ बहुत अच्छे से और परफेक्ट तरीके से चल रही थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी शुरू से ही ऐसा था जैसे कि एक सीधे सीधे ट्रैक पे चली, कभी कोई दिक्कत आई नहीं। फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा था, पेरेंट्स बहुत प्यार करते थे, बचपन एकदम नॉर्मल था। बड़े हुए तो कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज के एंड में समझ में आया कि मेडिकल साइंस पढ़ना है और एक साइकियाट्रिस्ट बना है। साइकियाट्रिस्ट जो दिमाग का इलाज करते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर साहब को चीज़ें बहुत लाइफ में जिसे कहते हैं आराम से उनके पास आती चली गई और बहुत स्मूथली सब चीज़ें होती चली गई, कोई स्ट्रगल नहीं था जीवन में अभी तक। यहाँ पे जहाँ कैथरीन की लाइफ इतनी डिस्टर्ब थी, हमारे डॉक्टर साहब की लाइफ एकदम स्मूथ। शुरू से ही उनको पता था क्या करना है, कॉलेज के एंड पे ही क्लैरिटी आ गई। उसके बाद 1966 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, फिर येल स्कूल से मेडिसिन किया, फिर साइकेट्री भी पढ़ाई की वहाँ से। उसके बाद आके प्रोफेसरशिप ज्वाइन की, मियामी में प्रोफेसर हो गए और वहाँ के हेड भी बन गए डिपार्टमेंट के, साइकेट्री के। और जैसे लोगों को सब्सटेंस या ड्रग्स का या अल्कोहल वगैरह का अब्यूज़ होता है, इसमें वो स्पेशलिस्ट थे। और साइको फार्मेकोलॉजी डिवीज़न होता है वहाँ का, जो कि मेडिसिन्स में डील करता है, मेडिसिन्स के थ्रू लोगों के एडिक्शन छुड़वाना। ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत स्मूथ थी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी अभी तक, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी गुड। जिस समय कैथरीन डॉक्टर साहब से मिलने आई उस समय तक वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी से एसोसिएटेड था। उन्होंने 37 पेपर पब्लिश कर लिए थे। और ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो अपने फील्ड में एकदम मास्टर और स्पेशलिस्ट हो गए थे और बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद अपने डिपार्टमेंट के हेड हो गए थे। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी फील्ड में बहुत गहरे चले जाते हैं तो हमारा दिमाग एक दायरे में सोचने के लिए फोर्स हो जाता है। अब हमने इतना ज़्यादा उस डिपार्टमेंट में, उस फील्ड में स्टडी कर लिया कि अगर हमें कोई कुछ और बाहर की चीज़ दिखाना चाहेगा तो हमारी नज़र उसको अपने फील्ड से हट के जल्दी देख नहीं पाएगी। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कई बार आपको चीज़ों के लिए बहुत
नैरो फोकस कर देती है, वो आपका जो ब्रॉड फील्ड होता है उसको छोटा कर देती है, क्योंकि अब आप हर चीज़ को अपनी ट्रेनिंग से, अपने पेपर से, अपने उसी नज़रिए से देखते हैं जिसमें आपने अपने आप को सालों तक ट्रेन कर लिया है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं अब इतने सालों की स्टडीज़ के बाद, चूँकि मैंने एक साइंटिस्ट की तरह, एक डॉक्टर की तरह पढ़ाई की थी, तो मेरा दिमाग जो है उसी लीक पे चल के ही चीज़ों को देखता था। अगर आप मुझसे कहें कि आप कुछ एक्स्ट्रा सोचें किसी चीज़ के लिए या नॉर्म के परे जाके सोचें, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इतने सालों की पढ़ाई ने एक तरह से एक ही लीक पे सोचने के लिए मुझे फोर्स कर दिया था। और डॉक्टर साहब का कहना है कि कोई भी चीज़ जो साइंटिफिक मेथड से प्रूव नहीं की जा सकती थी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस के द्वारा, मैं उन किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करता था। जहाँ हमारे डॉक्टर साहब एकदम लीक पे चलने वाले साइंटिफिक पर्सन और एकदम ट्रेडिशनल साइकेट्रिस्ट, तो उनका कहना है कि कोई भी चीज़ जो साइंस के दायरे में नहीं आती थी उस पर भरोसा करना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल साइंस के ऊपर ही स्टडीज़ चलती हैं। एक ब्रांच है जिसको हम कह रहे हैं पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी मतलब वहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोग उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जिसको हम लोग साइंस के द्वारा और नॉर्मल नेचर के लॉज के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोगों को मरते समय नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो लोग नरेट भी करते हैं। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको टेलीपैथी है, वो जो लोग यहाँ नहीं हैं उन लोगों से भी बात कर सकते हैं। या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इस धरती के लॉज को ओबे नहीं करती, या हम उनको नॉर्मल साइंस के लॉज के द्वारा नहीं समझ सकते, तो उन सबको हम लोग एक पैरासाइकोलॉजी के फील्ड में डाल देते हैं। तो पैरासाइकोलॉजी के फील्ड में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइंस से एक्सप्लेन नहीं होती। तो लोग हैं जो इन सब फील्ड्स में भी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन एक साइंटिफिक माइंड के लिए इन सब चीज़ों पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद को भी एक ऐसी ही कैटेगरी में महसूस करती हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ बिल्कुल लॉजिक से, साइंस से एक्सप्लेन नहीं होती, उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। इवन रिलीजन में भी, हमारे धर्म में जैसे कुछ चीज़ें बोली जाती हैं कि आप बिंदी लगाओ, आप बिछुआ पहनो, तो मेरा मन उसमें सवाल करता है कि इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो जो माइंड्स ट्रेन हो जाते हैं शुरू से ही लॉजिक से, रीज़न से चीज़ों को समझने के लिए, उनके लिए बाकी चीज़ों को, ये पैरासाइकोलॉजिकल फिनोमिना को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे हमने रमन महर्षि की बायोग्राफी में पढ़ा कि वो अचानक अपनी बॉडी से निकले, दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे दर्शन दे के वापस आ गए। जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे रमन महर्षि, तो उनके बारे में डाउट नहीं आता, लेकिन एक नॉर्मल ट्रेन्ड माइंड को दिक्कत होगी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि ऐसा हो सकता है। इसलिए ये पैरासाइकोलॉजी पे स्टडीज़ तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में चल रही थी उस समय अमेरिका में, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब का ध्यान इनमें से किसी पे भी नहीं गया, क्योंकि ये सारी बातें उनके लिए बहुत दूर दराज की चीज़ें थी जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया इन चीज़ों पे। और इसके बाद कैथरीन की मुलाकात होती है डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब ने ऑलमोस्ट 18 महीने तक जो नॉर्मल साइकेट्री में या मेडिकल साइंस के थ्रू जो भी तरीके हो सकते हैं, 18 महीने तक कैथरीन का इलाज किया। लेकिन कैथरीन के सिम्टम्स में, या जो भी उसको फोबिया होते थे, डर लगता था, एंजाइटी होती थी, या रात में सो नहीं पाती थी, या पैनिक अटैक आते थे, उन सब में लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। कैथरीन को कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं महसूस हुआ। जब 18 महीने तक कैथरीन के साथ काम करने के बावजूद कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ कैथरीन को, तो हमारे डॉक्टर साहब ने हिप्नोसिस या सम्मोहन ट्राई किया। सम्मोहन जिसमें कि आप सामने वाले को एक ट्रांस टाइप की, एक जैसे कहते हैं ना, एक मूर्छित स्टेट में, एक बेहोशी में लेकर जाते हैं। और वहाँ पे क्या हुआ कि जब डॉक्टर साहब ने कैथरीन को सम्मोहित करने की कोशिश की, तो एक्सीडेंटली कैथरीन अपने पुराने जन्मों में चली गई।
अब ये कैसे हुआ इसकी एक्सप्लेनेशन डॉक्टर साहब को भी नहीं पता है, लेकिन कैथरीन जब पुराने जन्मों में गई तो वहाँ से कारण निकल के आए उन चीज़ों के जिसकी वजह से वो अपने इस जन्म में परेशान थी। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात थी, बट इसी का डिटेल या इसी को हम आगे बहुत गहराई से कवर करेंगे कि कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ हुई कैथरीन के और डॉक्टर साहब की इस थेरेपी के बीच में। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ भी हुई और बहुत ही अचंभित करने वाली। बीच में ऐसा हुआ कि कैथरीन एक माध्यम बन गई। माध्यम मतलब उसके थ्रू कुछ स्पिरिट एंटिटीज़ ने मैसेज देना शुरू किया हमारे डॉक्टर साहब को, और वो मैसेजेस ऐसे थे लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, बहुत सारी डीप चीज़ों के बारे में, जो उन्होंने कैथरीन को एक मीडियम बना के दिए। ये भी अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली बात थी, और ये भी जब हम आगे इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जिनको डॉक्टर साहब ने मास्टर्स का नाम दिया। कुछ ही महीनों की थेरेपी में जब से ये सारा प्रोसेस होना शुरू हुआ, मतलब कैथरीन के साथ डॉक्टर साहब ने हिप्नोसिस ट्राई किया, सम्मोहन ट्राई किया, वो पास्ट लाइफ्स में गई, वहाँ से उसके कारण निकले उसकी प्रॉब्लम्स के, इस लाइफ में जो उसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो धीरे धीरे कैथरीन के सिम्टम्स में जादुई तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ, और उसके ये जो इस लाइफ में प्रॉब्लम्स थी ये भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कैथरीन बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्टेट में आके अपनी लाइफ को रिज्यूम कर पाई, दोबारा से जी पाई। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे बैकग्राउंड नॉलेज में, पढ़ाई में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसने मुझे इस इवेंट के लिए तैयार किया हो। कैथरीन अब पहले से ज़्यादा शांत थी, पीसफुल थी और खुश थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था चीज़ों को, क्योंकि ये किस तरीके से चीज़ें हो रही थी और कैसे चीज़ों ने अपना कोर्स लिया, मेरे लिए भी इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल था, उनका कहना है, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे उनको समझ में आए कि ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन वो देख रहे थे कि जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद कैथरीन में कैसे जादुई तरीके से चेंजेस हुए, उसकी लाइफ इम्प्रूव हो गई अपने आप। बहुत सारी डिटेल्ड में बातें हुई, बहुत सारे सेशंस हुए, चीज़ें धीरे धीरे एक के बाद एक प्रोग्रेस हुई, लेकिन असर आया जो कि पहले 1.5 साल में नहीं आने पा रहा था, अब आने लगा। जो कुछ भी हुआ, डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है उन चीज़ों का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जो ह्यूमन माइंड के परे जाके होती हैं। मतलब हम दिमाग से सोच के उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ह्यूमन माइंड अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। बहुत सारी चीज़ें हम इसी माइंड से जीते हैं, इसी माइंड से एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बोले कि साइंटिफिक तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे सपनों का मतलब क्या होता है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर। हम लोग खुद रोज़ जब सोने जाते हैं तो सपने देखते हैं, बट कई बार वो सपने हेल्प भी करते हैं, कई बार वो सपने मीनिंगलेस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं सपनों का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इंटरप्रेट करते हैं सपनों को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे दिमाग के साथ जुड़ी हुई जिसको हम खुद भी नहीं समझते अभी। इसी तरह से हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत कंफ्यूज्ड थे। अब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, लेकिन रिजल्ट तो उनको मिल रहा था, तो वो कैसे नकार दें जो कुछ भी उनकी आंखों के सामने हुआ। अब हमारे डॉक्टर साहब को भी एक्चुअली पता नहीं कि हुआ क्या, लेकिन उनका कहना है कि 2 थियरीज पॉसिबल हैं कि जब सम्मोहित किया कैथरीन को, तो ये हो सकता है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस पोर्शन को टैप कर पाई या उस पोर्शन को छू पाई जहाँ पे पिछले जन्मों की मेमोरीज स्टोर्ड होती हैं। एक थियरी उनकी ये थी। और दूसरा उनका कहना था कि एक साइको एनालिस्ट हुए कार्ल जंग, वो सिगमंड फ्रॉइड को बोलते हैं फादर ऑफ साइकेट्री, तो वो कार्ल जंग उन्हीं के शिष्य थे। तो उनका ये कहना था ये भी हो सकता है कि हम ह्यूमंस के आसपास एक एनर्जी फील्ड है जो कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का नाम दिया। कलेक्टिव अनकॉन्शियस मतलब जिसमें सारी ह्यूमैनिटी के थॉट्स, उनकी चीज़ें, वो सब कुछ स्टोर्ड है उसके अंदर। तो ये भी हो सकता है कि कैथरीन गलती से वो जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है उसको टैप कर पाई जब वो सम्मोहन के थ्रू एक ट्रांस की स्टेज में थी। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है इस रीज़न का। अब साइंटिस्ट भी स्टडी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में जिसको पहले हम लोग
पैरासाइकोलॉजी का नाम देके एक सेपरेट ग्रुप में रख देते थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी एक्चुअल ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं, जैसे ये माइंड के रहस्य क्या हैं, माइंड इतना मिस्टीरियस कैसे है, आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या है, और क्या ये लाइफ डेथ के बाद कंटिन्यू करती है, आगे चलती है, और क्या हमारे पुराने जन्मों का हमारे आज के प्रेजेंट बिहेवियर्स का उससे कोई ताल्लुक़ है, हमारे पास्ट जन्मों का हमारे आज हम जैसे बिहेव कर रहे हैं, जो भी जी रहे हैं, क्या उनका कोई बीच में रिलेशनशिप है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको साइंटिस्ट पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो बहुत सारी स्टडीज़ चल रही हैं जिसमें लोग इन सब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। ऑब्वियसली हम जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं बहुत सारी ब्रांचेस हैं उसकी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी ब्रांचेस जाके मिलती हैं। सबको स्टडी करना पड़ेगा तभी हमें शायद इन सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। हमें मेडिसिन भी पढ़नी पड़ेगी, फ़िलॉसफी भी पढ़नी पड़ेगी, थियोलॉजी, धर्म की, रिलीजन की जो स्टडी होती है उसको भी देखना पड़ेगा, साइकेट्री को भी देखना पड़ेगा। सब कुछ एक कंबाइंड स्टडी करके ही हम इन चीज़ों के लिए किसी भी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्या साइंटिफिक स्टडीज़ चल रही हैं इस एरिया में, तो वो बहुत ही छोटे लेवल पे और एकदम बहुत ही माइन्यूट लेवल पे हैं। अभी बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली इन चीज़ों को नहीं स्टडी किया जा रहा है। अब कोशिश तो कर रहे हैं कि इस फील्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकले, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग एक्चुअली भरोसा नहीं करते और एक रेजिस्टेंस है साइंटिफिक कम्युनिटी में इन सब चीज़ों के लिए, और नॉर्मल लोगों में भी एक रेजिस्टेंस है। बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते, ओपन नहीं हैं, और साइंटिस्ट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है जो लोग साइंटिफिक माइंड के होते हैं। इसीलिए साइंटिफिक स्टडीज़ इस फील्ड में अभी बहुत ही छोटी स्टेज पे है। अगर हम पीछे जाके देखें तो ह्यूमन बीइंग्स आज भी कोई भी बदलाव की अगर हम बात करें तो उसके लिए रेजिस्टेंट हैं। हम चेंज नहीं चाहते। एज ह्यूमन बीइंग्स हमको लगता है जो चीज़ें पास्ट में थी वो वैसे ही चलती रहे। कोई भी नई चीज़ के लिए जल्दी हम लोग ओपन अप नहीं होते। जब बहुत साल पहले गैलीलियो ने बोला था कि जुपिटर जो प्लैनेट है उसके अपने मून होते हैं, तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आया था साइंटिफिक कम्युनिटी में, क्योंकि ये चीज़ लोगों के लिए भरोसे के लिए लायक ही नहीं थी। लोग इस चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते थे कि हमारे चांद के अलावा दूसरे प्लैनेट्स के भी चांद हो सकते हैं। बट बाद में ये सब चीज़ें प्रूव हुई। तो ऐसा ही ये जो पैरासाइकोलॉजी का फील्ड है इसमें भी ऐसा ही है। इस समय अगर कोई भी चीज़ या कोई भी डिस्कवरी निकल के आती है तो लोग बहुत रेजिस्टेंस देते हैं इस चीज़ के लिए, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल भी। इसीलिए अगर हम बात करें ये पैरासाइकोलॉजी के फील्ड में, तो साइंटिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, अगर हम इनसे बोलते हैं कि पास्ट लाइफ होता है या पास्ट लाइफ मेमोरीज़ होती हैं या बॉडी की डेथ के बाद भी बीइंग का कुछ कॉन्टिन्यूएशन होता है, तो वो लोग जल्दी अभी ओपन और रिसेप्टिव नहीं हैं इन चीज़ों के लिए बात करने के लिए या इन चीज़ों पे स्टडी या रिसर्च करने के लिए। लेकिन आज जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो इन डॉक्टर साहब का कहना है कि बहुत सच्चाई के साथ उन्होंने इस पूरी चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये चीज़ उनके साथ 4 साल तक रही। उन्होंने जो भी कैथरीन से बातचीत की थी उन्होंने उसको ऑडियो टेप से रिकॉर्ड किया था, लेकिन उन्होंने दुनिया को रिवील नहीं किया क्योंकि उनका खुद का साइंटिफिक माइंड अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने पा रहा था कि ये सारी चीज़ें सच है और उन्हीं के साथ हुई हैं। लेकिन फिर 4 साल बाद एक दिन वो घर आए अपने काम से, शावर ले रहे थे। शावर लेते समय उनको आइडिया आया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इससे बहुत सारी मिस्ट्री या जैसे कहते हैं कि रहस्य, जीवन के बारे में, डेथ के बाद क्या होता है उसके बारे में, हमारे जन्म से पहले क्या होता है उसके बारे में बहुत सारे रहस्य हैं जो लोग जानना चाहते हैं और वो खुलेंगे। तब उन्होंने इस सारी चीज़ को पेन डाउन करना या लिखना शुरू किया। उन्होंने सारे ऑडियो टेप निकाले 4 साल बाद जो भी उनके इंटरव्यू हुए थे कैथरीन के साथ, और फिर कैथरीन सारी चीज़ें उन्होंने एकदम ओपनली नहीं लिखी क्योंकि वो भी चाहते थे कि ऐसा ना हो उनके इस ओपननेस के बाद कैथरीन की लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रेजेंट नहीं किया उसकी आइडेंटिटी छुपा के रखने के लिए। लेकिन उन्होंने फिर उस पूरी चीज़ को डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा, जो कि हम आपके साथ अब आने वाले सारे वीडियोस में धीरे धीरे एक एक करके शेयर करेंगे। डर तो उनको भी बहुत लग रहा था कि पता नहीं लोग इस चीज़ को
कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कितना क्रिटिसिज्म आएगा। वो एक हॉस्पिटल के हेड हैं, एक साइकेट्रिस्ट हैं, तो लोग उनके ऊपर भी हंसेंगे। हम सब में जजमेंट का एक डर होता है, तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब में भी था। फिर उनको अपने दादा की याद आई जो कि हंगरी के थे और उनको इंग्लिश बहुत कम आती थी, तो भी वो कहते थे मका किस चीज़ से डर है, कम ऑन ट्राई करो। तो उन्होंने मन में अपने दादाजी को याद किया और फिर उसके बाद उन्होंने ये पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट या इस पूरी डिटेल्ड चीज़ को लिख के दिया, जो हम अब आपके साथ स्लोली एक एक वीडियो में कवर करके और डिस्कस करेंगे। होपफुली ये जर्नी आपके लिए भी वैसी ही इंटरेस्टिंग रहे जैसे मेरी और डॉक्टर साहब के साथ रही थी फर्स्ट टाइम। आज आई थिंक उस चीज़ को 10 साल के ऊपर हो गए हैं, लेकिन वो पूरा वाक़या आज भी मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा फ्रेश है, एकदम लाइव। और मैं चाहती हूँ कि उसका अगर 20% वो जो मुझे मिला था एक ऑ और एक वंडर, और इस बीच में मेरे खुद के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुए जिसकी वजह से मेरा इसके ऊपर बहुत भरोसा आया, वो भी मैं आपके साथ इस जर्नी के दौरान शेयर करूँगी। बट जो और वंडर मुझे हुआ या जो हैरानी मुझे हुई, अगर उसकी 20% भी आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं इस वीडियो को सुनते हुए, तो मुझे लगेगा जो भी मैंने ये एफर्ट लिया है ये पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।